नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के कारण बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। देश के इन हालातों पर पूरी दुनिया चिंतित है क्योंकि इससे सभी को खतरा रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी देश में कोरोना की दूसरी लहर में हो रही मौतों पर चिंता जताई है। WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोविड-19 के आंकड़े चिंतित करने वाले हैं और सरकार को सही आंकड़े बताने चाहिए। देश के कई विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि जितनी बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, उसे देखते हुए मौतों की असल संख्या बताए जा रहे आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों में मंगलवार को गिरावट आई और एक दिन में कोविड-19 के 3.2 लाख मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2.29 करोड़ से अधिक हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को सुबह 8 बजे तक अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 3,29,000 मामले सामने आए तथा 3,876 और लोगों के संक्रमण के कारण मौत होने के बाद कुल मृतकों की संख्या 2,50,000 से अधिक हो गई। 2 महीने तक उपचाराधीन मामलों में लगातार वृद्धि के बाद उपचाराधीन मामले कम होकर 37,15,000 हो गए, जो संक्रमण के कुल मामलों का 16.16% है, जबकि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 82.75% है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,90,000 लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि मृत्यु दर 1.09% है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक अस्पताल के डायरेक्टर समेत 4 लोगों को नकली रेमडेसिविर दवा खरीदने और मरीजों को देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस दवा का इस्तेमाल कोरोना का इलाज करने में किया जा रहा है। आरोपी सरबजीत सिंह मोखा विश्व हिंदू परिषद नर्मदा डिवीजन के अध्यक्ष भी है। जबलपुर के सिटी अस्पताल के डायरेक्टर मोखा पर इंदौर से 500 रेमडेसिविर इंजेक्शन जुटाने का आरोप है, जो कि कोरोना को मरीज को लगाए गए हैं। मोखा पर आईपीसी की धारा 274, 275, 308 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अन्य आरोपियों में मोखा के मैनेजर के तौर पर काम कर रहे देवेंद्र चौरसिया और फार्मा कंपनियों के साथ डील करने वाले सपन जैन शामिल है। इसका खुलासा तब हुआ जब गुजरात पुलिस ने नकली रेमडेसिविर बनाने वाले एक यूनिट का भंडाफोड़ किया और जबलपुर से जैन को 7 मई को गिरफ्तार किया। एक्टर और यूट्यूबर राहुल बोहरा का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में रविवार को निधन हो गया। प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक नाटककार अरविंद गोड ने राहुल बोहरा की मौत होने की पुष्टि की। 35 वर्षीय राहुल बोहरा ने एक फेसबुक पोस्ट पर इस हफ्ते की शुरुआत में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की खबर दी थी। उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ताहिरपुर में भर्ती कराया गया था और शनिवार की शाम को द्वार के आयुष्मान हॉस्पिटल में ले जाया गया था। अरविंद गोड ने राहुल बोहरा के निधन की खबर की फेसबुक पर पुष्टि की। उन्होंने कहा कि राहुल बोहरा चला गया और मेरा होनहार अभिनेता अब नहीं रहा। कल ही राहुल ने कहा था कि मुझे अच्छा इलाज मिल जाता तो मैं भी बच जाता। कल शाम में उसे राजीव गांधी अस्पताल से आयुष्मान द्वारका में स्थानांतरित किया गया था। राहुल, हम तुम्हें नहीं बचा पाए, मुझे माफ करना, हम तुम्हारे अपराधी हैं, आखिरी नमन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 500 आईसीयू बेड के अस्थायी अस्पताल का जायजा लेने के बाद कहा कि जीटीबी अस्पताल के सामने मौजूद रामलीला मैदान में पिछले 10 दिनों में 500 आईसीयू बेडों का अस्पताल तैयार किया गया है। यह दूसरी लहर बहुत खराब रही है, जिसमें बहुत लोग बीमार हुए और काफी ज्यादा मौतें हुई। बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला तो आईसीयू बेड की जरूरत भी पड़ी, इसलिए 500 बेड तैयार किए गए हैं और आज रात में आईसीयू मॉनिटर भी पहुंच जाएंगे। मंगलवार से जीटीबी अस्पताल के साथ अटैच ये आईसीयू अस्पताल शुरू हो जाएगा। इसी तरह एनएलजीपी अस्पताल के साथ मौजूदा रामलीला मैदान में बन रहा आईसीयू अस्पताल भी अगले 3 दिन में शुरू हो जाएगा। भारत में कोरोना महामारी ने तबाही मचा रखी है। बीते एक पखवाड़े में देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना केस रोजाना सामने आ रहे हैं। इसी बीच सोमवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में फैलने वाले कोविड-19 वेरिएंट को लेकर चौंका देने वाला बयान दिया है। WHO ने कहा कि भारत में फैल रहा कोरोना वेरिएंट संक्रामक प्रतीत हो रहा है। इतना ही नहीं, इसे चिंता का विषय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। WHO ने कहा कि कोविड-19 का B1617 वेरिएंट पहली बार भारत में पिछले अक्टूबर में पाया गया था। यह वेरिएंट वायरस के ओरिजिनल वेरिएंट की तुलना में अधिक आसानी से फैल रहा है और संभवतः वैक्सीन के प्रति इसकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है।
बीते 24 घंटों में कर्नाटक में कोरोना के 39,350 केस मिले। ये महाराष्ट्र से करीब 2,000 ज़्यादा है। महाराष्ट्र में सोमवार को 37,236 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, यानी कर्नाटक में पहली बार इस मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। अब तक महाराष्ट्र में ही देश भर में एक दिन में सबसे ज़्यादा मरीज मिल रहे थे। यहाँ कुछ ही दिन में एक्टिव केस भी महाराष्ट्र से ज़्यादा होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में सोमवार से शराब की ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी शुरू हो गई। शराब की दुकानें ग्राहकों के लिए बंद रखी गई। सिर्फ ऐप के जरिए ही बुकिंग लेकर डिलीवरी के आदेश हैं। सोमवार सुबह 9 बजे से लोगों ने सरकार की तरफ से जारी CSMCL ऑनलाइन ऐप पर शराब के लिए ऑर्डर करना शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे के भीतर इतने ऑर्डर आए कि ऐप ही क्रैश हो गया। देश में अब तक कोविड-19 टीके की 17.26 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष के आयु के वर्ग के 5,18,489 लाभार्थियों को सोमवार को पहली खुराक मिली, जिससे टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होने के बाद से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में टीका लगवाने वाली श्रेणी के लोगों की संख्या बढ़कर 25,52,843 हो गई। इस आयु वर्ग में अब तक महाराष्ट्र के 5,10,347, राजस्थान के 4,11,000, दिल्ली के 3,66,000, गुजरात के 3,23,000 और हरियाणा के 2,93,000, बिहार के 1,77,000, उत्तर प्रदेश के 1,66,000 और असम के 1,06,000 लोगों ने टीका लगवाया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नेतृत्व नई सरकार के मंत्रिमंडल के कम से कम 43 सदस्यों को सोमवार को राजभवन में एक संक्षिप्त समारोह में मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद राज्य सचिवालय में सरकार की पहली मंत्रिमंडल बैठक में मंत्रियों के विभाग तय किए गए। मुख्यमंत्री ने गृह, पहाड़ी विषय, कार्मिक और प्रशासन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, भूमि एवं भू सुधार, शरणार्थी एवं पुनर्वास तथा सूचना एवं संस्कृति विषय तथा उत्तर बंगाल विकास विभाग अपने पास रखे हैं। अमित मित्रा, सुब्रत मुखर्जी, फरहाद हकीम और पार्थ चटर्जी समेत पिछली सरकार के सभी मंत्रियों को फिर मंत्रिमंडल में जगह मिली है। क्रिकेट से राजनीति में आए मनोज तिवारी, शुभेंदु अधिकारी के विरोधी अखिल गिरी और पूर्व IPS अधिकारी हुमायूं कबीर मंत्रिमंडल में शामिल 16 नए चेहरों में शामिल है। अधिकतर मंत्रियों को अपने पुराने विभाग मिले हैं, लेकिन पार्थ चटर्जी को उद्योग, वाणिज्य एवं उपक्रम तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और संसदीय कार्य विभाग दिए गए हैं। प्रदेश में विधायकों को विकास के कामों के लिए MLA फंड 2.25 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने के आदेश जारी हो गए हैं, लेकिन इस साल ज्यादातर पैसा कोविड मैनेजमेंट में खर्च होगा। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ में से लेवल 75 लाख के विकास काम ही करवा सकेंगे। बाकी सारा पैसा वैक्सीनेशन और कोविड मैनेजमेंट पर खर्च होगा। हर विधायक के फंड में से 3 करोड़ रुपए 18 साल से 44 साल एज ग्रुप के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए काम में ली जाएगी। इस वक्त जब पूरा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है और संक्रमण की वजह से लोगों की जानें जा रही है, तो इसी बीच ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान PM मोदी सरकार के रवैये को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अपनी राय रख रही है। फराह खान ने एक बार फिर से अपने ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों पर निशाना साधा। फराह खान ने जो ट्वीट किया उस पर लोग तरह तरह से प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। कुछ उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ उनके विरोध में है। फराह खान के इस ट्वीट में उनका गुस्सा साफ साफ झलक रहा है। फराह खान ने अपने ट्वीट में यह लिखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने आसपास हो रही चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं देना सीख लिया, चाहे जितनी भी अफरा तफरी क्यों न मची हो, हमें भी वैसे ही करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका चुप रहना है। भक्तों के लिए नोट, मैं यहाँ कटाक्ष कर रही हूँ। आपका दिन बहुत अच्छा हो। खुशी संक्रामक है, गिरे हुए को ये जीवन दे सकती है और बीमारों को ठीक कर सकती है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।